गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने ऑप्टिमिलिटी टेस्ट बताया था आपको, जिसमें हमने फिर लास्ट में ये डिस्कशन किया था कि जब डी आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाता है तो वो सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। और उस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट स्टेप में ही डी आई जे जीरो आ गया था, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया था, तो वो हमारा सॉल्यूशन था, तो ऑप्टिमल था। अब आज मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगी और उस पर भी ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाएंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास में है, तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में क्या चेक करना होता है कि ये जो क्वेश्चन या जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। अब आप देखिए कि ये इसकी डिमांड है और ये इसकी अगर सप्लाई है, ठीक है, तो सम देखिए, ये आ गया आपका 160 और ये आ गया आपका 130, यानी कि डिमांड और सप्लाई का सम बराबर नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है आपकी, अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को बैलेंस करेंगे। चलिए, प्रॉब्लम बैलेंस करने के लिए हम डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं, ध्यान है आपको। तो देखिए कि कॉलम्स का जो सम है वो कम आ रहा है, तो एक डमी कॉलम अपन ऐड कर देंगे। तो 11 21 8, ठीक है, और ये 20, ये 16 12 7 10 18 8 12 9, और एक डमी कॉलम मैंने ऐड कर दिया। अब इसकी सब डिमांड 30 25 35 40, और जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या कर देंगे, इस डमी कॉलम की अपन डिमांड कर देंगे। ठीक है, रो वाइज तो रो, अगर रो का सम कम आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, डमी रो ऐड कर देंगे, और कॉलम्स का सम कम आ रहा है तो डमी कॉलम अपन ऐड कर देंगे। अब ये अपना क्या बन गया, बैलेंस हो गया। अब अपन इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या फिर लिस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और वोगल्स, तीनों में से कोई भी मेथड हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एलोकेशन के लिए लगा सकते हैं। अब देखिए, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए तो मैं वोगल्स मेथड लगाऊंगी। बार बार वोगल्स क्यों लगाऊंगी, ताकि वोगल की आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट और लिस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड तो थोड़े आसान है, तो आप अपने आप कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कौन सा मेथड लगा रही हूँ, वोगल्स लगा रही हूँ। ठीक है, वोगल्स मेथड अपन लगाएंगे। तो वोगल्स मेथड लगाने के लिए अपने को क्या करना होता है, याद होगा, पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए अपन रो वाइज और कॉलम वाइज पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पेनल्टी कैलकुलेट कैसे करते हैं, दो लोएस्ट का सम देखते हैं अपन हर रो में और हर कॉलम में। तो 0 और 7 7, 0 एंड 10 10, फिर 0 और 9, सॉरी 0 और 8 8, और इधर 8 और 11 3, इधर आ गया 4, और इधर आ गया आपका 11 सॉरी 3, और इधर आ गया 1, इधर आ गया 0। ठीक है, इस तरह से हमारा पेनल्टी कैलकुलेट हो गई। अब अपन हाईएस्ट पेनल्टी देखते हैं, ये है 10, इसके कोरस्पॉन्डिंग कितना है अपने पास में, 40 है, तो इस 40 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो इस रो में सबसे छोटा कौन है, 0, तो सबसे पहले 0 को देंगे। 0 को हम कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 30 दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जो आपकी डिमांड है वो 30 की है, तो 0 को मैंने दे दिया 30। बचा हुआ 10 है, वो इस रो के अंदर लोएस्ट कौन है, और 0 के बाद में 10 है, तो बचा हुआ 10 अपन इस 10 को दे देंगे। तो इस तरह से ये 30 और 10 40, ये रो कंप्लीट हो गई। जब ये रो कंप्लीट हुई तो ऑटोमेटिकली अगर ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया तो इसको भी अपन क्या करेंगे, कट कर देंगे। किसी जिस रो को चूज किया है, जिस कॉलम को चूज किया, उसको सप्लाई, इसको एलोकेट करते करते अगर साथ में कोई कोरस्पॉन्डिंग कॉलम कट हो जाता है तो आप क्या करो, उसको भी कंप्लीट हो जाता है तो उसको कट कर दो। जैसे इसकी 30 कंप्लीट हो गई डिमांड, तो इसको भी हाथ के हाथ कट कर दो। और इसी तरह ये 30 और 10 40 हो गया। जिसको चूज कर रहे हैं उसका तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एक बार में ही करना है। इसको चूज किया था तो इसका 40 एक बार में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। ठीक है, चलिए अब दोबारा पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज। तो जिस रो का हो गया उस रो को अपन क्या करेंगे, इस तरह से कवर कर लेंगे। चलिए, ये 3 आ गई, ये 8 आ गई, ये 11 आ गई, और ये 1 आ गई, और ये तो कट हो ही गया। ठीक है, और अब रो वाइज देखिए, जो कॉलम कट हुआ है उसको भी हटाना है अपने को। 1 आ गई, और फिर 10 और 12, ये तो कटी हो चुकी रो। चलो 8 और 1 9। ठीक है, अब देखिए हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ पे है, ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को चूज करेंगे। इसके पास कितना है, 35 है इसकी डिमांड, उसमें से 10 तो हम दे चुके हैं, बचा कितना 25, और इसका सेकंड लोएस्ट कौन है, 7 है, इसको हम 25 दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 50 है, तो ये 25 दे दिया। तो अब इस तरह से ये 35 इसका कंप्लीट हो गया, तो इसको भी कट कर दीजिए। अब ये रो कॉलम कट हो चुका है, ये कॉलम अपना कट हो चुका है। दोबारा पेनल्टी कैलकुलेट कीजिए, कॉलम वाइज कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम की ये रो हटी हुई है अपनी, कॉलम वाइज करेंगे तो ये 3 आ गई, ये 8 आ गई। ठीक है, ये कट हो चुका, इसकी 1 आ गई। जो कट हो चुका उसकी करने की जरूरत ही नहीं है। अब जब कॉलम वाइज करेंगे तो, सॉरी रो वाइज करेंगे तो ये दो रो कॉलम आपके कट चुके हैं, इनको एक इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11 है, तो ये 3 आ गई, ये रो कट चुकी है।
और यहाँ पे 8 और 1 है तो ये 1 आ गया। अब देखिए थर्ड टाइम 3, 8, 1 और 3, यानी कि अब हाईएस्ट कौन सी है पेनल्टी, 8 है, यानी कि इस कॉलम को अपन चूज करेंगे। इसके पास कितना है, 25 है। अब इसका लोएस्ट कौन है, ये 12 है। 12 को 25 पूरा दे सकते हैं क्योंकि इधर तो 70 सप्लाई है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कट हो गया, ठीक है। अब दोबारा पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं। ये रो कटी हुई है अपने, चलो तो इस कॉलम की 3 आ गई, ये दोनों कॉलम कट चुके हैं, इस कॉलम का 1 आ गया। अब जब रो वाइज करेंगे तो ये भी कट चुका, ये भी कट चुका एंड ये भी कट चुका, ठीक है। तो अब देखिए कितनी आएगी, 2 ही कॉलम बच रहे हैं, 11 और 8 वाला है तो इसकी 3 आ गई, और फिर ये रो तो कट चुकी है और इसमें 8 और 1 है तो इसकी 1 आ गई है। अब देखिए 3, 1, 1, 3, तो ये 3 ले लो चाहे ये 3 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, पहले किसी को भी चूज कर लो। मान लो कि मैं इस कॉलम को पहले चूज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे कितना है, 30 है, इसका लोवेस्ट 8 है, 8 को मैं 30 दे सकती हूँ क्या, यहाँ पे चेक करना है कि भाई यहाँ पे 70 था, 25 अपन ने दे दिया, तो पीछे मेरे पास में कितना बचा अपना, 45 बचा, तो यहाँ पे तो 30 देना है तो इसको 30 अपन दे सकते हैं, तो ये कॉलम भी कट हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ एक ही कॉलम बचा है, तो इस कॉलम को तो अपन बिना पेनल्टी कैलकुलेट करे भी दे सकते हैं क्योंकि अब जो भी जाएगा वो सारा का सारा इसमें ही जाना है। तो इस कॉलम में देखिए, या अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो दोबारा पेनल्टी कैलकुलेट कर लीजिए। ये तीनों कॉलम कट हो चुके हैं, ये रो कट हो चुकी है, तो इस कॉलम की पेनल्टी कितनी आएगी, 1 आ गई। ये रो कॉलम जा ही चुका है और ये तीनों कॉलम जा चुके हैं और ये भी जा चुकी है, तो पेनल्टी तो फिर क्या है, एक ही तो कॉलम बच रहा है ना, बाकी तो सब कॉलम कंप्लीट ही हो गए हैं, एक कॉलम और एक रो बची है। तो यहाँ पे अगर आप पेनल्टी देखना चाहें तो कितनी आएगी आपकी, 8 और 9 आएगी, ठीक है। तो चाहो तो आप पहले इसको चूज कर लो, कैसे भी दे लो, वो तो जो जाना है वो सारा इस कॉलम में ही जाना है और कहीं जाना है नहीं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए अपन इस कॉलम को ही ले लेते हैं, बाकी सारे कॉलम कट हो चुके हैं, लास्ट में जब एक बचता है तो उसमें पेनल्टी निकालने की जरूरत नहीं है। 48 को कितना देना है, और 25 तो यहाँ दे चुके हैं, अब इसके पास में 50 था, 8 को कितना दे देते हैं अपन, 25 दे देते, तो इसकी 50 का हिसाब खत्म। अब बचा कितना, इसके पास में 25 इसको दे दिया, 15 बचा है, वो 15 अपन क्या करते हैं, इसको दे देते हैं, तो इस कॉलम का भी हिसाब खत्म। ये रो पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसको दे ही नहीं सकते। अब देखो कि इसका भी हिसाब खत्म, तो ये कट कर दो, इसका हिसाब खत्म तो ये भी कट कर दो। अब बची कौन सी, सिर्फ ये वाली रो बची है, इसमें कैलकुलेट करो कितना कितना रह रहा है, 30 और 25, 55, 55 और 15, 70, यानी कि ये भी कंप्लीट हो चुकी। तो इस तरह से ये हमारा वोगल्स से डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। थोड़ा केयरफुली देखना है, थ्योरी भी आप पढ़ो साथ में बुक में आपको, और वीडियोस भी देखो और फिर समझो कि किस तरह से अपने को वोगल्स से पेनल्टी चूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलोकेशंस चेक कर लो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने आए, 7 आए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, 2, 3, यानी कि 7 आना चाहिए था, m+n-1, 7 आ रहा है, इसका मतलब नॉन डीजनरेट बीएफएस अपने को मिल गया, ठीक है। अब एक बार के लिए कॉस्ट जो आ रही है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट कितनी आ रही है, 25 इंटू 7, 25 इंटू 8, 10 इंटू 10, 0 इंटू 30, 8 इंटू 30 प्लस 25 इंटू 12 प्लस 15 इंटू 9। इसको एक बार अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 1150, 1150 क्या आ गई हमारी, कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब ये 1150 जो कॉस्ट आई है ये मिनिमम है या नहीं है, इसके लिए क्या करना है अपने को, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो अब अपन लगाते हैं कि ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक लगा के चेक करते हैं कि ये जो कॉस्ट आई है वो मिनिमम होगी या नहीं होगी। चलिए, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाने के लिए आपको स्टेप याद होंगे। सबसे पहले तो ये चेक कर लेना है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस m+n-1 आए कि नहीं आए, आ गए, किस्सा खत्म। अब सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट UI एंड VJ विद हेल्प ऑफ अलोकेटेड सेल्स, याद होगा अलोकेटेड सेल्स, ठीक है। भरी हुई कोष्टिकाओं से अपने को UI और VJ कैलकुलेट करना है और उन भरी हुई कोष्टिकाओं की क्या लिखनी है, अपने को कोस्ट लिखनी है। तो चलो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है,
यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 के 7 अपन ने लिख दिए। ये UI आ जाएगा और इधर VJ आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था कि UI और VJ कैलकुलेट करते हैं तो किसी एक को फिक्स करना होता है UI और VJ में से। और फिक्स कहाँ करते हैं अपन? जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा एलिमेंट होते हैं। तो इस रो में सबसे ज्यादा एलिमेंट है तो इसकी वैल्यू मैं कितनी ले लेती हूँ, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग UI की वैल्यू 0 ले लेती हूँ। ये मैंने 0 ले लिया। फिर मैंने क्या बताया था कि UI और VJ का सम है, जो ये अंदर वाली जो कॉस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? CIJ बोलते हैं। तो UI और VJ का जो सम है वो CIJ के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना आए कि वो सम कितना हो जाए? 8 हो जाए। जैसे ये U3 है और ये V1 है तो क्या बनेगा? U3 प्लस V1 इक्वल्स टू C31 आना चाहिए। ठीक है, ये होता है ना UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ। ठीक है, ये थर्ड रो है तो C31 के इक्वल आना चाहिए। C31 8 है, अपना इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। U3 की वैल्यू 0 है तो V1 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसी तरह ये फॉर्मूला लगाते चलो, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे कितना आए? -1 आए, तभी इन दोनों का सम जो है वो 8 आएगा। तो यहाँ -1 आ गया। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे कितना आए कि इन दोनों का सम जो है 7 आ जाए? 8 -1 कितना हो गया? 7 हो गया। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना लाए कि 10 हो जाए? 8 और 2 10। फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना लाए? -2 2 -2 कितना हो गया? 0। तो ये UI और VJ हमारे कैलकुलेट हो गए। इसको क्लियरली केयरफुली देखना है आपको कि UI और VJ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फिर कैलकुलेट करना है अपने को UI प्लस VJ फॉर एम्प्टी सेल्स। रिक्त कोष्टिकाओं के लिए अपने को UI प्लस VJ कैलकुलेट करना है। और उस वक्त हम क्या करेंगे कि जो भरी हुई कोष्टिकाएं हैं या एलोकेटेड सेल्स है उनकी जगह क्या लगा देंगे अपन? डॉट्स लगा देंगे। जहां जहां उनकी पोजीशन है उनकी उस पोजीशन पे डॉट्स या स्टार लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब ये प्लेस है, यहाँ पे सम देखना है UI और VJ का। ये कौन सा प्लेस है? 1 1 प्लेस है, यानी कि U1 प्लस V1 का सम देखना है। ये U1 है, ये V1 है, सम कितना आ गया? 8 आ गया। ये कौन सा प्लेस है? 2 1 प्लेस है, यानी कि U2 प्लस V1। ये U2 और ये V1 कितना हो गया? 10 हो गया। फिर यहाँ पे देखना है तो 12 -1 11 आ गया। 12 और 2 14 हो गया। यहाँ पे देखना है 8 और 0 8 हो गया। यहाँ पे देखना है अपने को तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 और 2 11। यहाँ पे देखना है तो -2 और -1 -3। यहाँ पे देखना है -2 और 0 0। इस तरह से सारी जो एम्प्टी पोजीशंस थी वहां पे अपना UI प्लस VJ कैलकुलेट हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए उसके बाद में अब क्या करना है अपने को कि ये तो हो गया। अब DIJ कैलकुलेट करना है। DIJ क्या होता है? CIJ माइनस UI प्लस VJ फॉर एम्प्टी सेल्स। फिर वही जो अलोकेटेड थे उनकी जगह डॉट्स लगा दो जहां जहां उनकी पोजीशन थी। ठीक है, ये यहाँ थी। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? चलो अब CIJ का मतलब उनकी जो कोस्ट है क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे कितना है? क्वेश्चन में 11 है और यहाँ पे ये कितना है? 8 है। 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे 21 है, 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 11। यहाँ पे 20 है, 20 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे 14 है और ये इधर 16 है तो 16 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 2। फिर उसके बाद में यहाँ पे 18 है और इधर 8 है तो यहाँ कितना आ गया? 10 आ गया। यहाँ वाली पोजीशन पे यहाँ पे 12 है क्वेश्चन में और ये अपना 11 है तो यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया। क्वेश्चन में 0 है और ये इधर -3 है तो 0 - 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, मैंने गलत लिख दिया। -2 और 0 -2 आएगा ना, ये -2 और 0 -2 आएगा ना। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0 और -2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। तो ये लो, इसमें भी पहले स्टेप में ही क्या हो गया आपका? DIJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉल्यूशन आया है वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है।
आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम कॉस्ट 1150 आएगी, इससे कम कॉस्ट हम किसी भी तरह डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं ला सकते अगर हम सही तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं तो। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के 2 क्वेश्चंस हो गए हैं विदाउट एनी प्रोसीज। पहले स्टेप में अगर आपका ऑप्टिमिलिटी टेस्ट आ गया, डीआईजे पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब अब आपका प्रोसीजर खत्म है। तो आई थिंक अब इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी जिनमें फर्स्ट स्टेप में ही अपना डीआईजे पॉजिटिव आ जाता है। अगर डीआईजे फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिव नहीं आता है तो अगले स्टेप में अपने को क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।